हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अपने जूनियर सुपर टेट साथ ही साथ एलटी की आगामी परीक्षा जिसकी वैकेंसी आने वाली है और साथ ही साथ 19 सितंबर को होने वाली परीक्षा आपकी जीआईसी लेक्चरर की जो मेरे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने वीडियो देना शुरू किया है। और आज मैं आपके लिए जॉन ड्राइडन साहब, जो कि रिस्टोरेशन एज के मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर माने जाते हैं, उनको लेकर आया हूं। और जैसा कि कल मैंने चौसर साहब से कनेक्टेड आपको वीडियो दिया था कल और परसों, आपको बहुत वीडियो अच्छा लगा। और जॉन ड्राइडन का जो आज मैं वीडियो दे रहा हूं ये भी आपको बहुत समझ में आएगा और बहुत ज़्यादा आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ठीक है साहब, तो जॉन ड्राइडन स्टार्ट करता हूँ मैं। लिखा हुआ है 1631 और 1700, यानी कि इनका लाइफ स्पान 1631 में इनका जन्म हुआ और 1700 में इनकी डेथ हुई है। तो चलिए पॉइंट बाइज पॉइंट हम लोग जान लेते हैं इनके बारे में। जॉन ड्राइडन वाज नॉट ओनली एन एक्लेम्ड प्रोज राइटर और जस्ट ए पोएट बट ऑल्सो द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर ऑफ द रिस्टोरेशन एज। अगर हम जॉन ड्राइडन साहब की बात करें तो जॉन ड्राइडन साहब मात्र एक प्रोज राइटर ही नहीं या एक कवि ही नहीं, बल्कि रिस्टोरेशन एज के सबसे महानतम लिटरेरी फिगर के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा था कि मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर हैं ये जॉन ड्राइडन साहब रिस्टोरेशन एज के। दूसरा पॉइंट देखिए, ही वॉज ए परफेक्ट एंड ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिस्टोरेशन एज। जॉन ड्राइडन साहब रिस्टोरेशन एज के एक बिल्कुल सच्चे और परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। ठीक है ना। तो रिस्टोरेशन एज का रिप्रेजेंटेटिव राइटर अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन तो आप आंसर देंगे जॉन ड्राइडन साहब। अगला थर्ड पॉइंट, ही वाज बोर्न इन एल्डविंकल नॉर्थहैम्पशायर इन 1631। इनका जन्म जो है वो हुआ था एल्डविंकल स्थान पर, जो कि नॉर्थहैम्पशायर में पड़ता है, और वर्ष था 1631। ठीक है ना। तो ड्राइडन साहब का जन्म एल्डविंकल नॉर्थहैम्पशायर में सन 1631 में हुआ था। फोर्थ पॉइंट, ही वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द 14 चिल्ड्रन ऑफ इरेस्मस ड्राइडन एंड मैरी पिकरिंग। इनके पिता का नाम था इरेस्मस ड्राइडन, इनकी माँ का नाम था मैरी पिकरिंग, और ये टोटल मिलाकर 14 भाई बहन थे। यानी कि इरेस्मस ड्राइडन और मैरी पिकरिंग के कुल मिलाकर 14 बच्चे हुए, और जिसमें सबसे बड़े पुत्र थे, आपके सबसे बड़े बच्चे जो थे वो थे जॉन ड्राइडन साहब। तो 14 बच्चों में सबसे बड़े जॉन ड्राइडन साहब। फिफ्थ पॉइंट, ड्राइडन मैरीड द डॉटर ऑफ द अर्ल ऑफ बर्कशायर लेडी एलिजाबेथ होबर्ट 1638-1714 हु बोर हिम 3 सन्स। ड्राइडन साहब का विवाह जो है वह लेडी एलिजाबेथ होबर्ट नामक महिला के साथ हुआ, जो कि अर्ल ऑफ बर्कशायर की पुत्री थी, और उनसे इन्हें 3 सन्स की प्राप्ति हुई, यानी कि 3 बेटे इनके हुए। तो फिर से समझ लीजिए, ड्राइडन साहब की वाइफ का नाम था लेडी एलिजाबेथ होबर्ट, जो कि अर्ल ऑफ बर्कशायर की पुत्री थी। उनका लाइफ स्पान भी मैंने लिख दिया है, एलिजाबेथ होबर्ट का 1638 में जन्म है और 1714 में उनकी डेथ हुई है, और इनसे उन्हें 3 पुत्रों को इन्होंने जन्म दिया है। ठीक है साहब, जॉन ड्राइडन साहब के। ठीक है, अब आता है लिटरेरी कैरियर एंड वर्क्स, साहित्यिक कैरियर और उनके कार्य। ठीक है साहब, पहला पॉइंट, इट वॉज एट वेस्टमिंस्टर दैट ड्राइडन रोट हिज फर्स्ट वर्स एन एलेजी अपॉन द डेथ ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड इट टू लीचमी मुसिरम 1649। अगर हम बात करें लिटरेरी कैरियर का आरंभ ड्राइडन साहब का, एक उनकी पहली वर्स जो है वो उन्होंने वेस्टमिंस्टर में लिखी थी, जो कि एक एलेजी थी, और ये एलेजी उन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग की मृत्यु पर लिखी थी, और इसको फिर उन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया लेचरिमे मुसेरम के लिए, और ये 1649 में इनका वर्क आया था। दूसरा पॉइंट, आफ्टर वेस्टमिंस्टर ड्राइडन एंटर्ड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज एंड ग्रेजुएटेड इन 1654। वेस्टमिंस्टर छोड़ने के बाद ड्राइडन साहब ने एडमिशन लिया अपना ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में, और वहाँ से सन 1654 में 1654 में ग्रेजुएशन इन्होंने अपनी कंप्लीट की। तो कहाँ से ग्रेजुएशन की साहब? ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से,
वर्ष कौन सा था? 1654। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका थर्ड पॉइंट। ड्राइडन ऑब्टेन्ड वर्क विद क्रॉमवेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन थुर्लो। ड्राइडन साहब को क्रॉमवेल सरकार के एक सेक्रेटरी थे, स्टेट सेक्रेटरी, जिनका नाम था जॉन थर्लो। उनसे इन्हें वर्क मिला, काम मिला। ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क हीरोइक स्टैंजा। ध्यान रखिएगा। और जब क्रॉमवेल साहब की डेथ हुई तो क्रॉमवेल साहब की मृत्यु पर इन्होंने अपना पहला वर्क पब्लिश कराया, जिसका नाम था हीरोइक स्टैंजास। फिर से सुन लीजिए। ड्राइडन साहब को वर्क जो है वह क्रॉमवेल सरकार के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिनका नाम था जॉन थर्लो, उनके द्वारा प्राप्त हुआ। आगे चलकर जब क्रॉमवेल साहब की मृत्यु हुई तो ड्राइडन साहब ने अपना पहला इम्पोर्टेंट वर्क पब्लिश कराया, जिसका नाम था हीरोइक स्टैंजास। फोर्थ पॉइंट है आपका, आफ्टर द रिस्टोरेशन ही रोट ए रॉयलिस्ट पैनिग्रिक सेलिब्रेटिंग द रिटर्न ऑफ चार्ल्स सेकेंड टाइटल्ड एस्ट्रिया रेडक्स। रिस्टोरेशन एज के बाद, यानी कि आपके क्रॉमवेल साहब की मृत्यु के बाद, उन्होंने एक रॉयलिस्ट पैनिगैरिक लिखी, जो कि चार्ल्स सेकेंड दोबारा से राजा बने थे। उनके वापस आने पर उन्होंने इसको सेलिब्रेट करने के लिए लिखा और उसका नाम रखा एस्ट्रिया रेडक्स। क्या नाम रखा साहब? एस्ट्रिया रेडक्स। और ये वर्ष था 1660। हम सबको पता है 1660 में क्रॉमवेल जो सरकार थी उसका पतन हुआ और चार्ल्स सेकेंड जो हैं वह आके राजा बने थे। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, ड्राइडन्स पोइट्री प्लीज चार्ल्स सेकेंड सो मच दैट ही वाज नेम्ड पोइट लॉरेट इन 1668। ड्राइडन साहब की पोइट्री से चार्ल्स सेकेंड इतने अधिक प्रभावित थे, इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने ड्राइडन साहब को पोइट लॉरेट बना दिया 1668 में। फिर समझ लीजिए, ड्राइडन की पोइट्री से चार्ल्स सेकेंड इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने ड्राइडन साहब को 1668 में पोइट लॉरेट नियुक्त किया। एंड 2 years लेटर रॉयल हिस्टोरियोग्राफर। और इतना ही नहीं, 1670 में यानी कि 2 वर्षों के बाद उन्हें रॉयल हिस्टोरियोग्राफर का पद भी दे दिया। ठीक, तो यहाँ आप कह सकते हैं ड्राइडन साहब की लाइफ और उनका जो कैरियर था उसमें एक बड़ा उछाल आया जब चार्ल्स सेकेंड राजा बने उसके बाद, क्योंकि चार्ल्स सेकेंड ने उन्हें 1668 में पोइट लॉरेट बनाया। उसके 2 वर्षों के बाद 1670 में रॉयल हिस्टोरियोग्राफर की उन्हें पद दिया। 6 नंबर आया, ड्राइडन इज टुडे बेस्ट नोन फॉर हिज सैटारिकल वर्क्स एब्सलोम एंड एचिटोफेल। अगर हम ड्राइडन साहब की आज के समय की बात करें तो ड्राइडन साहब आज अपने एक सैटारिकल वर्क के कारण प्रसिद्ध हैं। नाम था उसका एब्सलोम एंड एचिटोफेल, जो कि 1681 में आया, एंड मैक फ्लिकनो 1682। यानी कि अपने 2 सैटारिकल वर्क के कारण आज भी ड्राइडन साहब इतने फेमस हैं, बहुत पढ़े जाते हैं। 2 वर्क हैं उनके, एब्सलोम एंड एचिटोफेल, जो कि 1681 में पब्लिश हुआ, और दूसरा मैक फ्लिकनो, और जो कि आया 1682 में, 1682 में। चलिए साहब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 7 नंबर पॉइंट है आपका, आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1688 ड्राइडन लॉस्ट हिज लॉरेटशिप विद द एसेशन ऑफ विलियम थर्ड। भैया 1688 में क्या हुआ, एक रिवॉल्यूशन हुआ, विद्रोह हुआ, जिसमें ड्राइडन साहब की लॉरेटशिप चली गई और चार्ल्स सेकेंड के बाद विलियम थर्ड जो थे वो राजा बन गए। राजगद्दी पर कौन आ गए? विलियम थर्ड। और विलियम थर्ड ने क्या किया, 1688 में जब जो विद्रोह हुआ उसके बाद जब विलियम थर्ड राजा बने तो उन्होंने पोइट लॉरेट के पद से हटा दिया, किसको? ड्राइडन साहब को। तो अब उनके पास सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ लिविंग को अर्न करने का मात्र एक जरिया रह गया ड्राइडन साहब के पास, और वो था राइटिंग करना, यानी कि लेखनी करना। चलिए, इसी दौरान उन्होंने एक बहुत अच्छा वर्क किया है। ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड वर्जिल्स एनेड, होमर्स इलियड, ओविड्स एपिस्टल्स एंड मेटामॉर्फोसिस। इसी दौरान 1688 के बाद ड्राइडन साहब ने 3 महान लेखक, वर्जिल साहब के द्वारा लिखी गई बुक एनेड का ट्रांसलेशन किया, होमर साहब के द्वारा लिखी गई इलियड का, और ओविड के द्वारा लिखी गई एपिस्टल्स एंड मेटाफोर्सिस जो है इसका ट्रांसलेशन किया है अंग्रेजी भाषा में। ध्यान रखिएगा साहब।
ड्राइडन साहब ने वर्जिल साहब की एनेड, होमर साहब की इलियड, ओविड साहब की एपिस्टल्स एंड मेटामॉर्फोसिस जो हैं उनका ट्रांसलेशन किया है। क्लियर साहब। और लास्ट पॉइंट आता है, ही डाइड ऑन 12 मई 1700, 12 मई 1700 को ड्राइडन साहब की मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं ड्राइडन साहब के जीवन से कनेक्टेड। अब हम इनके मेजर वर्क्स की बात कर लेते हैं। ये जरूर याद कर लेना साहब, कई बार एग्ज़ाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु रोट दिस वर्क, ये किसने लिखा है। तो देखिए, पहला द इंडियन एम्परर जो कि एक ट्रेजेडी थी और 1665 में आई। कौन सा वर्क है बेटा? द इंडियन एम्परर जो कि एक ट्रेजेडी थी, 1665 में आई। उसके बाद दूसरा वर्क आया एनस मिराबिलिस, एनस मिराबिलिस जो कि एक पोएम थी, 1667 में आई। थर्ड पॉइंट है आपका तीसरा वर्क द एन्चांटेड आइलैंड। क्या था वर्क का नाम? द एन्चांटेड आइलैंड जो कि एक कॉमेडी है। और कब आई साहब? 1667 में। और इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये एक अडेप्टेशन है। क्या है साहब? अडेप्टेशन है विद विलियम डी एबनेंट ऑफ शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। और इसको ड्राइडन साहब ने अपने एक सहयोगी विलियम डी एबनेंट के साथ मिलकर लिखा है। और इसका सोर्स जो है वो उन्होंने शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखा गया जो कॉमिक प्ले है टेम्पेस्ट, उससे उन्होंने अडेप्ट किया है इस कहानी को, द एन्चांटेड आइलैंड को। ठीक है साहब। चौथे नंबर पर आता है सीक्रेट लव और द मेडन क्वीन। कौन सा वर्क? सीक्रेट लव और द मेडन क्वीन जो कि 1667 में वर्क आया। पांचवा वर्क है इनका एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइसी, जिसको इस वर्क से ड्राइडन साहब जो हैं वह लिटरेरी क्रिटिसिज्म के क्षेत्र में उनका एक अपना एक अलग मुकाम जो हासिल हुआ है वो इस वर्क से आया है, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइसी। उसके बाद 6 नंबर पर वर्क आता है एन इवनिंग्स लव। कौन सा वर्क? एन इवनिंग्स लव जो कि एक कॉमेडी है और 1669 में आती है। उसके बाद अगला वर्क है बेटा टायरेनिक लव। कौन सा वर्क? टायरेनिक लव जो कि ट्रेजेडी है और ये भी कब आई? 1669 में। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वर्क आया द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा जो कि 1670 में इनका वर्क आया। उसके बाद 9 नंबर पर है मैरिज एला मोड। क्या वर्क है? मैरिज एला मोड जो कि कब आया? 1672 में। अगला वर्क आया इनका औरंगजेब। कौन सा वर्क आया साहब? औरंगजेब जो कि कब आया? 1675 में आया साहब औरंगजेब वर्क। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पर। तो 11 नंबर पर इनका वर्क है ऑल फॉर लव। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऑल फॉर लव से। ये वर्क इनका आया था 1678 में। अगला वर्क आया इडिपस। कौन सा वर्क है? इडिपस। इडिपस रेक्स किसका है? सोफोकल्स का। और खाली इडिपस पूछा जाए हीरोइक ड्रामा तो ये है आपका जॉन ड्राइडन साहब का जो कि 1679 में आया। और वही लिखा है एन एडेप्टेशन विद नेथेनियल ली ऑफ सोफोकल्स इडिपस। और ये वर्क इन्होंने जो है वो नेथेनियल ली के साथ मिलकर सोफोकल्स के द्वारा लिखा गया ओडिपस जो प्ले है उससे इडिपस जो प्ले है उसको अडेप्ट करते हुए लिखा है। इडिपस हीरोइक ड्रामा 1679। उसके बाद सैटारिकल वर्क एब्सालोम एंड एचिटोफल 1681 में। उसके बाद द मेडल इनका वर्क 1682 में। उसके बाद थ्रियोंडिया ऑगस्टेलिस। कौन सा वर्क आया साहब? थ्रियोंडिया ऑगस्टेलिस। ये वर्क इनका आया 1685 में। 16 नंबर पर आया ए सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलियाज डे, ए सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलियाज डे। और ये बेटा आया है आपका 1687 में। 17 नंबर पर वर्क आया इनका एम्फीट्रियन। कौन सा वर्क आया? एम्फीट्रियन। और ये वर्क इनका आया है 1690 में। अगला वर्क है बेटा डॉन सेबेस्टियन। कौन सा वर्क है? डॉन सेबेस्टियन जो कि कब आया? 1690 में आया है। 19 नंबर पर वर्क है इनका लव ट्रम्पेट। कौन सा वर्क? लव ट्रम्पेट जो कि आया है 1694 में। उसके बाद 20 नंबर पर द वर्क ऑफ वर्जिल, द वर्क्स ऑफ वर्जिल। और ये इनका वर्क आया 1697 में साहब। उसके बाद दो तीन वर्क और हैं। दो वर्क 21 नंबर पर आया
अलेक्जेंडर्स फीस्ट, कौन सा वर्क है? अलेक्जेंडर्स फीस्ट, जो कि कब आया? 1697 में। और लास्ट फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये आया आपका 1700 में। ठीक है ना? तो ये कुल मिलाकर 22 मोस्ट फेमस वर्क हैं ड्राइडन साहब के, जिनके कारण हम ड्राइडन साहब को इतना सम्मान देकर पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको जॉन ड्राइडन साहब से कनेक्टेड उनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस वर्क हैं उनके बारे में बताया, उनके लाइफ के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बताया। इससे बाहर जॉन ड्राइडन से कनेक्टेड क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और आपकी आगामी परीक्षा, जो भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जूनियर सुपर टेट हो, चाहे आपका LT होने वाली है, LT की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप GIC लेक्चरर की तैयारी कर रहे हों, ये वीडियो जो है वो आपको सभी में बहुत अधिक काम आने वाला है। ठीक है ना साहब? मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करिए, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।